आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिपेंडेंट वीज़ा इन हांगकांग। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं कोई ट्रैवल एजेंट या एजुकेशनल एजेंट नहीं हूँ। कुछ लोगों ने मुझे इस तरह से अप्रोच किया है कि वो मुझे कह रहे हैं कि मैं उनकी वीज़ा लगवाने में हेल्प कर सकूँ। इस तरह की चीज़ मैं आपके लिए नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे सकता हूँ। और इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्रॉबली कुछ लोगों के लिए केस वेरी करता है। हो सकता है उनसे वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मांग लें जो इस वीडियो में मैंने नहीं बताए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं हर वो डॉक्यूमेंट आपके सामने लेकर आऊं ताकि वो आप अपनी पहली वीज़ा एप्लीकेशन में ही अटैच कर दें। सोर्स इस वीज़ा की आपको हांगकांग इमिग्रेशन वेबसाइट पर मिल जाएगी। मैंने इसका लिंक प्रोवाइड किया है जहाँ पे जाके आप इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोसेसिंग टाइम चेक कर सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन में आपको हर चीज़ बताई जाएगी कि कौन बंदा मतलब इसके लिए एलिजिबल है या इस वीज़े की क्या कैटेगरी है। उसके अलावा प्रोसेसिंग टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस। और अगर आपने कोई फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं वो भी आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको हर डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि डिपेंडेंट कौन है। तीन किस्म के लोग आपके डिपेंडेंट में शामिल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी हस्बैंड या आपकी वाइफ। अगर आप स्पॉन्सर हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ एज अ डिपेंडेंट कंसिडर होगी। और आपका जो मैरिज स्टेटस है वो लीगल होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल नॉन मुस्लिम, वो लोग शादी नहीं करते लेकिन शादी के बगैर अपना रिलेशनशिप बना के रखते हैं, तो वो भी इसमें एज अ डिपेंडेंट इन कंसिडर होते हैं और वो लोग सिविल रिलेशनशिप में आते हैं। उसके अलावा आपके जो चिल्ड्रंस हैं वो डिपेंडेंट में शामिल होते हैं और आपके मदर एंड फादर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक हस्बैंड अप्लाई कर रहा है एज अ स्पॉन्सर तो उसके पेरेंट्स शामिल होंगे। अगर एक वाइफ अप्लाई कर रही है एज अ स्पॉन्सर तो उसके पेरेंट्स शामिल होंगे। कुछ नेशनल्स जो हैं वो इस वीज़ा कैटेगरी में एलिजिबल नहीं है, जैसे कि कोरिया और अफगानिस्तान। और चाइनीज़ नेशनल्स की भी अपनी डिफरेंट एंट्री रूट्स हैं जिसमें वो आ सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक हांगकांग डिपेंडेंट वीज़ा कैटेगरी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि इस दोनों कैटेगरी से एक्सक्लूडेड है, और पाकिस्तान इंडेफिनेटली इसमें शामिल है। बात की जाए बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, तो तीन चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। या तो आप हांगकांग में फुली फंडेड स्टूडेंट हो या आपकी सोर्स ऑफ इनकम हो। मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो काम तो आप कर नहीं सकते, तो आपका एक ही सोर्स बचता है कि आपको फुली फंडेड होना पड़ेगा या आपको स्कॉलरशिप फुली फंडेड हो। दूसरा ये कि आप हांगकांग में काम करते हो। अगर तो आप हांगकांग में फुल टाइम वर्कर हैं तो आप कंसिडर किए जाएंगे इस वीज़ा के लिए। और उसके अलावा अगर आपका जो वीज़ा स्टेटस है वो लीगल होना चाहिए। डेफिनेटली अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं तो आपका वीज़ा लीगल ही होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे वो फॉर्म 8 होल्डर हैं या वो रेफ्यूजी हैं तो वो इस कैटेगरी में शामिल नहीं होते। तीसरी चीज़ आपका ये है कि आपकी फैमिली इनकम जो है वो अच्छी होनी चाहिए। फैमिली इनकम से मुराद ये है कि अगर तो आप हांगकांग में स्टूडेंट हैं, लेट्स से आप स्कॉलरशिप लेते हैं, तो आपकी मिनिमम सैलरी 18,000 हांगकांग डॉलर होती है। तो इस सैलरी में आप एटलीस्ट एक फैमिली मेम्बर को तो सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर हो तो वो पॉसिबली आपको वीज़ा प्रोवाइड ना करें। लेकिन अगर आप हांगकांग फेलोशिप स्टूडेंट हैं जिसमें आपकी सैलरी 25,000 है, तो उस केस में आपको 2 से 3 या 4 फैमिली मेम्बर भी अलाउ होते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को दिया देखा है कि वो HKPFS स्कॉलर हैं और वो यहाँ पे एज अ अपनी फैमिली 3 से 4 लोगों की फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप काम करते हैं तो काम में भी आपकी देखी जाएगी कि सैलरी कितनी है। नॉर्मली अगर आपकी सैलरी 25 to 30,000 हांगकांग डॉलर है तो वो इजीली आपकी 3 से 4 फैमिली मेम्बर को अलाउ कर देते हैं कि वो आपके साथ रहें। थोड़ी सी डिटेल देख ली जाए स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल में। अगर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, बेशक फेलोशिप पे हैं या स्टूडेंटशिप पे हैं, तो आप इस वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्पाउस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए या पेरेंट्स के लिए। अगर तो आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
तीसरी ये चीज़ कि कुछ लोग यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस हैं, मतलब अगर आप हांगकांग में 7 साल कंटिन्यूस रहते हैं तो आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस डिपेंडेंट कैटेगरी में। तो उसमें आपको सिर्फ इनकम प्रूफ शो करना पड़ेगा। परमानेंट रेजिडेंस के साथ आपको अगर इनकम प्रूफ शो करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा कैटेगरी में। बात की जाए डॉक्यूमेंट्स की, सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर्म ID 997 है। ये मेन एप्लीकेशन फॉर्म है इस वीज़ा एप्लीकेशन का। इसके दो पार्ट्स हैं। अगर आप इस फॉर्म को देखें, डाउनलोड करें, तो इस फॉर्म के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए नॉर्मली एप्लीकेंट फिल करता है। एक बात क्लियर हो जाए कि एप्लीकेंट वो है जो अप्लाई कर रहा है। लेट्स से अगर आप अपनी बीवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप हांगकांग में मौजूद हैं एज अ स्पॉन्सर, तो आप स्पॉन्सर होंगे और आपकी वाइफ एप्लीकेंट होगी। तो इस केस में जो पार्ट ए है वो आपकी वाइफ फिल करेगी और उसी के सिग्नेचर इस फॉर्म पे होंगे। और पार्ट बी जो है वो आप फिल करेंगे और आपके सिग्नेचर इस फॉर्म पे होंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है फॉर्म ID 520। ये बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड चेक डॉक्यूमेंट है। आई डोंट नो कि वो फैमिली को चेक करते हैं कि नहीं करते, लेकिन आपको हर इंफॉर्मेशन जो है वो अपने नेशनल क्रेडेंशियल्स के हिसाब से ही देनी चाहिए। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर तो आप फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और आपकी वाइफ पाकिस्तान में है, या आपके बच्चे पाकिस्तान में है, या आपके पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं, तो जब आप ये वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये वाला फॉर्म स्पॉन्सर को ही फिल करना है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक आपके डिपेंडेंट का फैमिली बैकग्राउंड और एक आपका फैमिली बैकग्राउंड। तो इस दोनों चीज़ों को आपने एज अ स्पॉन्सर ही फिल करना है। तो उसके अलावा अगर लेट से आपकी वाइफ आ गई है या आपके बच्चे आ गए हैं और आप इस वीज़ा को एक्सटेंड कराते हैं, तो उस केस में इसका जो एक पार्ट है डिपेंडेंट वाला, वो आपकी वाइफ या आपके बच्चे ही फिल करें। अगर तो आपके बच्चे 18 साल से कम है तो स्पॉन्सर को ही ये चीज़ें फिल करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे 18 साल से ऊपर हैं तो वो खुद ये चीज़ें फिल करेंगे। और नॉर्मली सिर्फ 21 साल से कम उम्र के बच्चों को ही इस वीज़ा कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। 21 साल से ज़्यादा वाली उम्र के बच्चों को एक इंडिपेंडेंट पर्सन देखा जाता है और वो खुद अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। अगर तो आप हस्बैंड या वाइफ कंसीडर कर रहे हैं स्पॉन्सर डिपेंडेंट, तो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर पाकिस्तान से आप लेते हैं तो वो यूनियन काउंसिल से आपको इजीली मिल जाता है। और कोशिश करें कि हर डॉक्यूमेंट इंग्लिश में हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो उसकी नोटराइज्ड ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होगी। और दूसरी चीज़ है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बेहतर है कि आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाय बर्थ और बाय मैरिज दोनों चीज़ें ही प्रोवाइड करें। अपनी बीवी का भी बाय बर्थ प्रोवाइड करें फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अपने आप का भी। और डेफिनेटली जब आप शादीशुदा होंगे तो आपका एक मियाँ बीवी का एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है। इसी तरह अगर आपके बच्चे हैं तो उनका चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे यूनियन काउंसिल से, और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नॉर्मली नादरा से मिलता है, तो आप ये चीज़ें वहाँ से आसानी से ले सकते हैं। फिर आती है बात प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होम कंट्री। ये चीज़ इंपॉर्टेंट कंसीडर होती है कि जो आपकी वाइफ है वो जिस कंट्री से आ रही है वो वहाँ की परमानेंट रेजिडेंट है कि नहीं। लेट्स से अगर आपकी वाइफ पाकिस्तान से या आपके डिपेंडेंट पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो उस केस में आपको ऐसा प्रूफ शो करना पड़ेगा कि जिसमें आपकी प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी पाकिस्तान में हो। तो एक टिप ये है कि डेफिनेटली जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो कंसीडर करें आप वही प्रूफ ऑफ एड्रेस दें जो एक स्पॉन्सर का प्रूफ ऑफ एड्रेस है पाकिस्तान में, और उसी से पता चल जाएगा कि ये आपका डिपेंडेंट वहीं पे रहता है। तो इसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट में भी एड्रेस वगैरह लिखे होते हैं वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आता है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इन हांगकांग। ये डॉक्यूमेंट स्पॉन्सर ने प्रोवाइड करना है। तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए आपको डेफिनेटली हांगकांग जो टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड है या परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है वो आपको प्रोवाइड करना है। और दूसरी चीज़ है लीज स्टैम्प सर्टिफिकेट, और ये इशू करता है इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसका मैं आगे एक थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा, लेकिन
ये एक बहुत ही मतलब नॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो हांगकांग में आपको अवेलेबल होगा। लेट्स से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी लैंडलॉर्ड के साथ या किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के साथ, तो आप उससे कहें कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट लीज स्टैम्प वाला चाहिए, तो वो आपके बिहाफ पे ये स्टैम्प खुद अप्लाई कर देगा और विद इन 1 to 2 वीक्स ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्पॉन्सर स्टूडेंट और वर्किंग प्रूफ की। अगर तो आप स्पॉन्सर हैं, आपको प्रूफ ऑफ इनकम शो करना पड़ेगा। तो अगर तो आप जॉब करते हैं तो आप अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर आपकी सैलरी मेंशन हो वो प्रोवाइड करें। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने ग्रेजुएट स्कूल से एक सर्टिफाइंग लेटर इशू करवा सकते हैं कि भाई आप वहाँ पे स्कॉलरशिप स्टूडेंट हैं और आपकी सैलरी कितनी है, आपकी स्कॉलरशिप कितनी है, तो ये चीज़ वो आपको हेल्प करेगी स्पॉन्सर स्टूडेंट या वर्किंग प्रूफ में। दो चीज़ें लाजमी मेंशन होनी चाहिए कि आपकी स्टेट इनकम स्टेट क्या है, कि आप करंटली कितना अर्न कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन क्या है। नॉर्मली अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन 6 महीने से कम होती है तो अक्सर वीज़ा नहीं इशू होता। उसके बाद बात करते हैं स्पॉन्सर एंड डिपेंडेंट एडिशनल प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मली, क्योंकि मेरे केस में भी और मेरे बहुत से लोगों के केस में इस चीज़ को काफ़ी फोकस उन्होंने किया है। अगर तो आप अपनी वाइफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्पॉन्सर वीज़ा, तो आप कोशिश करें कि आप जो मैरिज पिक्चर्स हैं उनको अरेंज करें एक वर्ड फाइल में। और अरेंजमेंट इस तरह करनी है कि उसके ऊपर कुछ चीज़ें क्लियरली मेंशन करनी है। लेट्स से अगर उसके अंदर आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप फैमिली मेंबर्स का नाम और उनका आपके साथ रिलेशनशिप क्या है वो मेंशन करें, और ये भी मेंशन करें कि ये पिक्चर कहाँ ली है। नॉर्मली आप वही पिक्चर्स अटैच करें जिसके अंदर आपके फर्स्ट फैमिली मेंबर्स इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी और आपकी वाइफ की पिक्चर है अपनी इन लॉज के साथ, या आप अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बहन भाई माँ बाप के साथ, या लड़की के बहन भाई माँ बाप के साथ, तो वो पिक्चर्स जो हैं वो ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ये लोग देखने में। आगे पीछे की पिक्चर्स लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप कोई फैमिली फंक्शन पे गए हैं या इस तरह से रिलेटेड चीज़ें हैं और जिसमें आपकी अपनी फैमिली की पिक्चर्स हैं, वो भी आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन मैरिज पिक्चर्स जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप एडिशनल पिक्चर्स जितनी मर्जी अटैच करें और कोशिश करें कि उसमें आपके फैमिली मेंबर्स इंक्लूड हो। कुछ चीज़ें मेंशन नहीं है उनकी वेबसाइट पे या कुछ, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो ये चीज़ें उनसे सेकंड ट्राई में मांग लेते हैं कि आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है। जैसे कि लेट्स से अगर आपकी वाइफ पाकिस्तान में है और आपको वो कहेंगे कि आप फाइनेंशियल सपोर्ट दें, प्रूव करें कि आप अपनी वाइफ को कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये भी एक किस्म का प्रूफ ऑफ मैरिज है या प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप है। तो इसमें यही होगा कि आप हर महीने या जब भी आप अपनी वाइफ को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भेजते हैं तो आप उसकी रसीद जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये रसीद आपको भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और आपकी वाइफ को भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो डिपेंडेंट है, कि हाँ मैंने इससे फैमिली मतलब इससे ये सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट ली है। तो दोनों आपको प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। लेट्स अगर आपकी वाइफ के साथ आपकी चैट्स हैं, ईमेल्स हैं या कॉल रिकॉर्ड हैं, कॉल लॉग्स हैं, आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें सारी चैट्स या कॉल लॉग्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि कुछ वर्ड वर्ड फाइल में आप कुछ चैट्स की जो लॉग्स हैं या कुछ कॉल के लॉग्स हैं पिछले 3 मंथ्स की, वो आप प्रोवाइड कर सकें। और लास्ट चीज फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जितने भी आपके पास हैं सब अटैच कर दें। लेट से अगर स्पॉन्सर का फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी फैमिली के साथ आप वो भी अटैच करें। वाइफ का फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसके फैमिली के साथ आप वो भी अटैच कर दें। और हस्बैंड और वाइफ का एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है बाय मैरिज, आप वो भी अटैच कर दें। हर चीज़ आपको अटैच करना ज़रूरी है। फिर आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पॉन्सर की। तो आपको अपने जो हांगकांग में बैंक है उसकी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो आपसे लाजमी मांगेंगे, या इवन अगर आपने प्रोवाइड की भी है तो वो फिर भी हो सकता है आपसे एडिशनल एक दफ़ा मांग लें। तो ये है स्पॉन्सर क्रेडिट स्टेटमेंट। डेफिनेटली हांगकांग में क्रेडिट कार्ड्स काफ़ी इजीली एक्सेसिबल हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो ये चेक करते हैं कि ये बंदा कहीं डिफॉल्टर तो नहीं है या इसके ऊपर क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है।
तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है जो कि कहते हैं क्रेडिट स्टेटमेंट, और ये इशू करता है ट्रांस यूनियन डिपार्टमेंट हांगकांग में। वैसे तो इसका ऑफिस होंग होम या टीएसटी में अवेलेबल है, आई थिंक सो, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इन हैंड डॉक्यूमेंट्स ना लें, क्योंकि इन हैंड डॉक्यूमेंट्स की प्री अपॉइंटमेंट होती है, 15 20 25 दिन आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो मेरा तरीका ये था कि मैंने इस वेबसाइट पे सबसे पहले अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करा लिया। उसके बाद वो आपको कॉल करते हैं और आपसे एक्टिविटी चेक करते हैं कि भाई आपने ही अकाउंट अपना रजिस्टर्ड किया, आप कहें मैंने ही किया, वो आपसे नाम शाम या आपके हांगकांग आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन पूछेंगे। जब वो आपका अकाउंट एक्टिवेट कर देते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो वहाँ पे क्रिएट करते हैं। पोर्टफोलियो में यही है कि आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करें और चेक करें। कुछ चीज़ें प्री फिल होती हैं, कुछ चीज़ों को आपने फिल करना है। जब ये चीज़ें आप सारी प्रोवाइड कर देंगे और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें इस अकाउंट की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर मंथ जो है वो 260 हांगकांग डॉलर है। तो अगर तो आप बाय पर्सन जाके ये फॉर्म निकलवाते हैं तो वो आपको 260 में एक ही दफ़ा डॉक्यूमेंट देंगे। तो कोशिश ये करें कि आप ऑनलाइन 1 मंथ की रजिस्ट्रेशन करा लें। इस 1 मंथ में आप जितनी मर्जी क्रेडिट स्टेटमेंट उनसे इशू कराते हैं तो वो आपको इशू करते रहेंगे ऑनलाइन। तो ये चीज़ें ज़्यादा फिजिबल है, इसमें आपको किसी लाइन में लगने की भी ज़रूरत नहीं है और कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम भी नहीं है। बस आप जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना हो उसी मंथ आप इसमें ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाएं और अपनी क्रेडिट स्टेटमेंट निकाल लें। और एक चीज़ कि जब आपका वो महीना कंप्लीट होता है तो आप इसमें टर्मिनेट कर दें अपनी मेंबरशिप, क्योंकि मतलब वो आसानी से टर्मिनेट कर सकते हैं और दोबारा अगर आपने करवानी है फिर आप भी करा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। लास्ट में आपसे बात करें टाइम फ्रेम का, तो नॉर्मली वो कहते हैं कि 6 to 8 वीक्स इस वीज़ा में लगते हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम अपने एप्लीकेशन सबमिट करेंगे हांगकांग इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट में जाके, उस वक्त वो आपको कोई रिसीप्ट नहीं देते, वो बस कहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट हमने ले लिए। विद इन 1 वीक आपको या तो उनकी ईमेल आएगी या मोस्ट केसेस में एक लेटर आएगा इमिग्रेशन की तरफ से जो बताएंगे कि भाई आपकी वो एक्नॉलेजमेंट लेटर है कि आपकी एप्लीकेशन हमारी तरफ सबमिट हो गई है। उस एप्लीकेशन सॉरी उस एक्नॉलेजमेंट लेटर के बाद आप क्या करें कि आप 3 हफ्ते या 4 हफ्ते वेट करें, आपको एक सेकंड रिस्पॉन्स आएगा। सेकंड रिस्पॉन्स में अगर तो उन्होंने आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगने हो तो वो मांगते हैं। लेकिन अगर आपने 3 वीक्स सबर किया, लेट से आपकी एप्लीकेशन को 1 मंथ हो गया और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आप या तो उन्हें कॉल करें या तो आप डायरेक्ट उनकी इमिग्रेशन काउंटर में जाके ऑफिसर से पूछ लें कि भाई आपका केस कहाँ तक पहुंचा है। कॉल्स में नॉर्मली वो लोग इतना कैटर नहीं करते एप्लीकेशन को, लेकिन अगर आप उनसे पर्सनली जाके मिलेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। और नॉर्मली 6 से 10 हफ्तों के अंदर अंदर ये वीज़ा लाजमी आ जाता है। लेट से अगर 6 वीक में आपको वीज़ा नहीं मिला, या फॉर एग्जांपल एक और चीज़, 4th वीक में अगर आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं और आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, तो वो फिर से 1 महीना लेंगे आपके डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग करने में। तो अगर तो आपकी फर्स्ट ट्राई में ही एप्लीकेशन चली गई है तो 6 वीक्स आपको लगेंगे, लेकिन अगर आपकी सेकंड ट्राई गई है और तो फिर आपको 10 वीक्स लाजमी लगेंगे। तो ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये था कि आपको इंफॉर्मेशन दी जाए कि हांगकांग में डिपेंडेंट वीज़ा किस तरह अप्लाई किया जाता है, क्योंकि जब मैंने ये वीज़ा अप्लाई किया था मुझे किसी से ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। तो इस अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा और हो सकता है फर्स्ट ट्राई में ही आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाए।